हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग पिछले आए हुए यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के मेंस के एरिया को कवर कर रहे हैं और इसमें हम इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन को अभी देख रहे हैं। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि हम अलग अलग जो टॉपिक है उससे आए हुए सारे क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। अभी हम लोग जिस पर पहुंचे हैं वो कृषि क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र के आए हुए क्वेश्चंस को करने का ये तीसरा वीडियो है। वास्तव में एग्रीकल्चर सेक्टर से हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए इसके क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग हर एक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन तीनों पार्ट के बारे में साथ साथ बताते चल रहे हैं। तो आज का शुरू करते हैं। आज भी हम कृषि क्षेत्र पर ही हैं और कृषि क्षेत्र के आए हुए प्रश्नों को कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के आए हुए प्रश्नों को अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र के आए हुए प्रश्नों में हम 2019 तक कर चुके थे। 2018 में 2 प्रश्न आए हैं, उसके बाद 2017 में 1, 2017 में ही 2, 3, 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। आज हम 6 क्वेश्चंस करेंगे और 2017 तक के आए हुए क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन 2018 का है, जो ये कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP से आप क्या समझते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों को निम्न आय के फंदे से किस प्रकार से बचाव करेगा। तो ये सीधा क्वेश्चन MSP पर है और MSP के 2 भागों को इसमें पूछा गया है। पहला, MSP के बारे में आपको बताना है कि ये क्या होता है। दूसरा, आपको ये बताना है कि अगर MSP देते रहेंगे तो किसानों की जो लो इनकम है, जो निम्न आय है, उस समस्या से वे कैसे निजात पाएंगे। तो इस प्रश्न को इंट्रोड्यूस करिए। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ MSP के बारे में हल्का सा जानकारी दीजिए कि MSP वास्तव में होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आप मेन बॉडी में MSP के बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिए, कैसे डिसाइड होता है, क्या तत्व होते हैं, क्या कारक होते हैं, उसको बताइए। और उसके साथ साथ मेन बॉडी के ही दूसरे पार्ट में आप ये बताइए कि ये किसानों को किस प्रकार से निम्न आय के फंदे से बाहर निकालेगा। इसके बाद आप एक कंक्लूजन दीजिए, जिसमें आप बताइए कि किसानों की आय सुरक्षा और किसानों की आय दुगनी करने, इस तरह के जो उद्देश्य हैं उसको पूरा करने के लिए हमें MSP देनी होगी, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप MSP के बारे में एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि MSP भारत सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप का एक रूप है, जो बम्पर उत्पादन के वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों की कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को एक बीमा प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचाना है और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न खरीदना है। तो मुख्य उद्देश्य जो MSP का है वो 2 है। पहला, जो किसान किसी भी आपदा या संकट के कारण जो अपने अनाज को प्रॉपर दाम लिए बिना बेच देते हैं, उससे उन्हें राहत मिले। और दूसरी चीज़, सरकार इससे बफर स्टॉक मेंटेन करती है, जिससे वे जो PDS सिस्टम में अनाज दिया जाता है, सस्ते दामों पे जो अनाज दिया जाता है गरीबों को, वो उसके लिए एक बफर स्टॉक भी रहता है। वास्तव में जो MSP है ना, वो एक तरीके की इंश्योर्ड प्राइस है किसानों के लिए, एक तरीके से बीमित कीमत है कि अगर मान लीजिए कि आपका नुकसान हो गया तो आपको इतना पैसा तो मिलना है, अगर मार्केट ऊपर गया या नीचे गया। अगर मार्केट में MSP की अवधारणा में इस बात को भी आप ध्यान से समझिएगा, अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट का अच्छा दाम मिल रहा है तो आप मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा दाम नहीं मिल रहा है और उससे ऊपर है MSP, तो आप गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। तो एक बेंचमार्क कर देता है सेट, जिसके आसपास कीमतें रोटेट करती हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है MSP का। अब इस प्रश्न के मुख्य भाग पर आते हैं और मुख्य भाग में आप बताएंगे कि MSP का निर्धारण कैसे होता है। तो MSP का निर्धारण जो है वो CACP करता है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। इसकी सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार प्रत्येक वर्ष MSP की घोषणा करती है और ये घोषणा बुआई सीजन से पहले करती है, ठीक है। दूसरी चीज, APMC अधिनियमों के तहत कृषि वस्तुओं
की बिक्री केवल कृषि उपज बाजार समिति यानी एपीएमसी मंडियों में ही हो सकती है। हालांकि किसान को मंडी में लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि या तो बम्पर उत्पादन आपूर्ति के कारण बाजार की कीमतें गिर जाती हैं या फिर मंडी एजेंटों द्वारा मूल्य निर्धारण के कारण ऐसा होता है। देखिए, कृषि के संबंध में एक बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए अच्छी उत्पादन हुई, काफ़ी बम्पर उत्पादन हो गया, तो जाहिर सी बात है सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर उत्पादन खराब हो गया तो किसान के पास प्रोडक्ट ही नहीं है बेचने के लिए, तो किसान की जो आमदनी है वो रिस्क में होती है हमेशा। बहुत अच्छी पैदावार भी उसके लिए रिस्की है, क्योंकि उसको उसका दाम नहीं मिलेगा, फिर दाम गिर जाएंगे। आप देखते होंगे ना, जैसे आलू के दाम गिर गए या टमाटर के दाम गिर गए, किसान मंडी के बाहर फेंक के चला गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है उतनी रिकवरी भी वो नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए जब हम कृषि उपजों के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पर हमें ये देखना होगा कि किसान को एक लाभकारी मूल्य तो मिले कम से कम, ठीक है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि सरकारी एजेंसियाँ किसानों द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दी गई पूरी मात्रा खरीद लेती हैं, ठीक है। किसानों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दी गई पूरी अनाज की मात्रा खरीद लेती हैं, और इस प्रकार यदि किसान को खुले बाजार में लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है तो उसके पास हमेशा सरकार को अपनी उपज बेचने का विकल्प रहता है। ये एमएसपी के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। अब ये किसानों के लिए किस प्रकार इनको निम्न आय के जाल से बाहर निकाल सकती है? सबसे पहली चीज़, संकटपूर्ण बिक्री पर रोक लगता है। इससे किसान दबाव में, बाजार के दबाव में या आवश्यकताओं के दबाव में उसे बेचना नहीं पड़ता है। जब उसका प्रोडक्ट का सही दाम मिलता है तभी वो बेचता है, नहीं तो सरकार को तो वो बेच ही सकता है। दूसरी चीज़, चूँकि इससे उसकी आय की सुनिश्चितता है तो वो कोशिश करता है कि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, प्राइस ड्रॉप होने की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि एमएसपी तो है ही है जिस पर हम बेच सकते हैं। तो एक तरीके से वो सेफ है और सिक्योर है कि उसकी इनकम तो होगी ही होगी। तो यहाँ पर उत्पादन की वृद्धि पर वो ज़्यादा मेहनत करता है। इसके साथ साथ साहूकारों की भूमिका में कमी आती है। अगर किसान से सीधा सरकार खरीद रही है और उसको ये रेट मिल रहा है तो किसान भी इधर उधर बेचने या कर्ज लेने के लिए बाध्य नहीं रहता है। वो सोचता है कि मैं सरकार को बेचूंगा और अच्छा दाम मिलेगा तो हमारे आगे के खर्चे भी बेहतर तरीके से किए जा सकेंगे। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि एमएसपी की घोषणा फसल की बुआई से पहले हो जाती है। करीब 24 फसलों की एमएसपी घोषित की जाती है। तो सरकार पहले से आपको बता देती है कि हम ये रेट लेंगे। अब आपको इस सारी सूचनाएं पहले से हैं, बाज़ार की कंडीशन पहले से पता है, तो आप निश्चित तौर पर अपनी फसल के लिए सेफ़ हैं और अपनी उत्पादन में एक जो आय है उस आय के प्रति आप निश्चिंत हैं। इसके साथ साथ निजी खरीदारों के लिए बेंचमार्क के रूप में एमएसपी होती है। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि अगर सरकार ने 1000 रुपये पर क्विंटल तय किया है तो गेहूं उससे उसके आसपास ही बिकेगा, उससे बहुत नीचे नहीं जाएगा। जो निजी खरीदार हैं वो एमएसपी के आसपास का ही प्राइस देंगे और सामान्यतः वो एमएसपी या उससे थोड़ा ऊपर ही प्राइस देते हैं। तो ये किसान के लिए निम्न आय के जाल से निकलने में बहुत ही मददगार होती है। लेकिन एमएसपी के साथ साथ कुछ चिंताएँ भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं, उनकी भी हमें चर्चा करनी चाहिए। हालांकि प्रश्न में यह भाग नहीं पूछा गया है, लेकिन जब आप एमएसपी के लाभ और किसानों को आय से निकालने की बात करते हैं तो आपको थोड़ी सी उसके बारे में वे पहलू भी बात करनी चाहिए जो पहलू उससे जुड़े हुए हैं और नकारात्मक हैं। तो इस संबंध में आप देखेंगे, इस संबंध में पहली बात ये देखा गया है कि सभी राज्यों में एमएसपी की खरीद एक समान नहीं है। दालों और तिलहनों का एक बड़ा हिस्सा एमएसपी से नीचे बेचा जाता है। तो सभी राज्य उतनी सक्रियता से ना तो खरीद कर रहे हैं और ना ही उतनी सक्रियता से हर एक प्रोडक्ट जैसे कि गेहूं चावल के साथ साथ दालें हैं, तिलहन है, इसकी उतनी अच्छी खरीद नहीं हो रही जितनी गेहूं चावल की हो रही है। दूसरा, एमएसपी को अब महज एक राजनीतिक उपकरण के रूप में देखा जाता है जिसका इस्तेमाल पार्टियां समर्थन जुटाने के लिए करती हैं। देखिए, एमएसपी की घोषणा किसानों के हितों के लिए है और किसानों का हित संरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हाल के वर्षों में आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ जहां पर एमएसपी को लीगलाइज करने की बात हुई, सरकार की अपनी तर्क और पक्ष थे। तो एमएसपी एक पॉलिटिकल टूल की तरह ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सरकार भी हर बार एमएसपी बढ़ा देती है
कितना बढ़ाना है, रेशनलाइज करना है, आप उससे भी तो चीज़ों को देखेंगे। जैसे मैंने पिछले से पिछले वीडियो में आपसे खाद्य मुद्रास्फीति की चर्चा की, तो खाद्य मुद्रास्फीति को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते जब आप हर बार इतने दाम बढ़ाते जाएंगे। तो दूसरे पक्ष भी हैं जहां पर आपको इसको ध्यान देना होगा। ठीक है, एमएसपी को कृषि में एकल फसल को बढ़ावा दिया है और गुणवत्ता में निवेश में कमी आई है। ठीक है, अब देखिए मुख्य तौर पर वे गेहूं और धान खरीद रहे हैं, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, इन फसलों पर सबसे ज़्यादा फोकस है, किसानों का भी और उत्पादन का भी। तो ये इसका निवेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वास्तव में वे उत्पादन करके सरकार को बेचने का टारगेट रख रहे हैं। ठीक है, तो वो फसल विविधता पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आखिरी चीज़ असमान पहुंच है। सभी किसानों को एमएसपी के माध्यम से सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभों तक समान पहुंच नहीं है। आप जानते हैं जो किसान है, जो लघु किसान है और जो सीमांत किसान है, उनका इतना प्रोडक्ट नहीं है कि वो एमएसपी पर बेचने के लिए इंतज़ार करें। और दूसरी चीज़, उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी भी इतनी नहीं है कि वे वेट कर सकें सरकारी खरीद ओपन होने का, वहाँ पे सेंटर पे जाकर बेचने का। तो ये वाली भी समस्या है कि ये सब तक नहीं। नॉर्मली एमएसपी का लाभ अगर देखा जाए तो मध्यम और बड़े किसान अच्छा लेते हैं और ज़्यादातर बड़े किसान लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आप एक निष्कर्ष दे दीजिए कि जिस भी उद्देश्य के साथ एमएसपी की शुरुआत की गई थी, अभी उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम बहुत पीछे हैं। और हालांकि इस पर हमने सकारात्मक कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन एमएसपी में सुधार की बहुत गुंजाइश है और इस सुधार को किया जाना चाहिए यदि किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य है। इस प्रकार आप इस प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हैं। और कंक्लूजन के बाद आप आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 जो आपका वर्ष 2018 में ही आया था, वो बागवानी फसलों के बारे में। ठीक है, तो बागवानी फसलों के उत्पादन, उनकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की भूमिका का आकलन कीजिए। यह किसानों की आय बढ़ाने में कहां तक सफल हुआ है। तो ये प्रश्न वास्तव में एक योजना पर है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर है। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में आपको 2-3 चीज़ें बतानी हैं। पहली चीज़ उत्पादन, उत्पादकता और आय, इन 3 चीज़ों पर, इन 3 पक्षों पर आपको बताना है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने क्या भूमिका निभाई है। उसके बाद आपको ये बताना है कि इसके द्वारा किसानों की आय वृद्धि कितनी हुई और किस तरह से हुई। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न। अब देखिए, इस प्रश्न में सीधा चूंकि एक मिशन के बारे में पूछा गया है, तो आप इंट्रोडक्शन में सिंपली उस मिशन के बारे में बात कर लीजिए, तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मेन बॉडी में आप इन 3 पहलुओं पर, उत्पादन, उत्पादकता और आय में, आय के पहलुओं पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन की भूमिका बताइए। और उसके साथ साथ ये बताइए कि इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। और इसके बाद आप एक निष्कर्ष दीजिए और इसी तरह की और योजनाएं और सरकार के जो नए लक्ष्य हैं उनके बारे में उसमें चर्चा कर दीजिए। तो क्या होगा, आपका पूरा उत्तर एक संतुलित उत्तर के तौर पर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि यह एक भारत सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य राज्यों में उपलब्ध अधिकतम क्षमता तक बागवानी विकास करना और सभी बागवानी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है। इसे वर्ष 2005 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। आप बताइए इसके बारे में अगला पक्ष कि ये फर्मों की उत्पादकता, जो बागवानी फार्म है उनकी उत्पादकता और आय बढ़ाने में क्या भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले बागवानी का एकीकृत विकास होता है। चूँकि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की गतिविधियों को एक ही जगह पर एकीकृत किया जाता है, जिससे बागवानी के जो उत्पादन है, जो भी उत्पाद हैं, उनका बेहतर प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग सब एक साथ किया जा सके। ठीक है, तो उत्पाद की क्वालिटी भी बढ़ेगी और लॉस भी कम होगा। इसके बाद उत्पादन का आधुनिकीकरण किया गया, जिसमें मिशन ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक उर्वरकों, पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों और अन्य उपकरणों का उपयोग करके फसलों के विकास की परिकल्पना की है। जैसे कि उदाहरण दीजिए, कॉफ़ी बीन्स को छांटने के लिए हार्वेस्टर मशीनों का उपयोग शुरू किया गया। ठीक है, इससे पैमाने और दायरे की अर्थव्यवस्था के लिए किसानों को FIG, FPO और FPC जैसे किसान समूहों को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। देखिए,
होगा क्या कि जब हम बागवानी कृषकों का एक समूह बना देंगे तो उन्हें फसल उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अगर इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने हैं, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना है, तो उसकी कॉस्ट पर हेड कम हो जाएगी। तो इस वजह से हम प्रमोट कर रहे हैं इस योजना के अंतर्गत FIG को, FPO को, एटसेट्रा को। ठीक है। इसके साथ साथ शासन के लिए एकीकृत बोर्ड बनाना। तो जैसे मान लीजिए कि कॉफ़ी से रिलेटेड मामला है या चाय से रिलेटेड मामला है या काली मिर्च के उत्पादन से रिलेटेड मामला है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कॉफ़ी बोर्ड बना दिया, काजू बोर्ड बना दिया, नेशनल टी बोर्ड बना दिया। अब ये उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के, सारे पॉलिसीज़ को, सारे एग्जीक्यूशन को, ये सब के लिए वो जिम्मेदार है और वो बेहतर तरीके से इसका प्रशासन करते हैं। तो कोऑर्डिनेटेड वे में, है ना, एक सामंजस्यपूर्ण विधि से इसका अच्छा प्रशासन होता है। इसके साथ साथ उद्यमियों को प्रशिक्षण देना, यह भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो नए उद्यमी इसके लिए प्रेरित हों, इसलिए उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अब देखिए कि ये किसानों की आय बढ़ाने में किस तरीके से मदद करता है। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप बागवानी फसलों का देखें तो जब से ये योजना शुरू हुई उसके बाद बागवानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में विस्तार हुआ है। ठीक है। जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो फ़ायदा हुआ, इस वजह से सबसे ज़्यादा क्या हुआ, इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, लैंड एरिया बढ़ा, जिसके अंतर्गत उत्पादन किया गया। ठीक है। तो इसके लिए आप बता सकते हैं, जैसे फलों का उत्पादन 2004-05 में 43.5 मिलियन टन से बढ़कर 21-22 में 107 मिलियन टन हो गया। तो अब आप देखिए बागवानी में प्रोत्साहन की वजह से क्या हुआ, उत्पादकता बढ़ी, उत्पादन बढ़ा और आय बढ़ी। आय इसी से तो बढ़ेगी। दूसरी चीज़, ये आय का वैकल्पिक स्रोत भी बन गया। जो पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ थीं, जो पारंपरिक कृषि प्रणाली थी जिसमें गेहूँ, धान इत्यादि का उत्पादन किया जा रहा था, उसके बजाय फल, सब्जियां, मसाले इत्यादि पर ध्यान दिया गया। तो इससे किसानों को अतिरिक्त आय भी मिलनी शुरू हो गई। ठीक है। मुख्य फसल के अलावा आय प्राप्त करने में मदद करती हैं। इसके साथ साथ फसलों का विविधीकरण हो गया। ठीक है। फसलों का विविधीकरण हो गया मतलब फसल के साथ साथ किसानों को क्या है, सब्जियां, फल जैसे उच्च मूल्य की चीज़ें जो बाज़ार में ज़्यादा अच्छे दाम भी देती हैं, उन चीज़ों के उत्पादन में प्रोत्साहित किया गया। अब इससे क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि फसल जो फ्रूट्स की है या सब्जियों की है, इससे ज़मीन का जो साइकिल है वो भी बेहतर होता है, उसकी उत्पादकता पर ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ता है। हमेशा गेहूं या चावल लगाते रहने से उत्पादकता में कमी आ रही थी। तो इससे क्या है, फसल का विविधीकरण जो बेसिकली भूमि के लिए भी अच्छा है, मिट्टी की सेहत के लिए भी अच्छा है, इससे ये फ़ायदा हुआ। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि अगले 20 वर्षों में NHM ने बागवानी फसलों के लिए नए बाजार अवसर पैदा किए हैं और ग्रामीण बेरोजगारी में भी कमी आई है। तो ये आय का आप एक पहलू यह भी बता सकते हैं कि इनकी आय बढ़ी है, तो इससे रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हुए हैं। अब एक निष्कर्ष दे दीजिए और निष्कर्ष में बताइए कि यह पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी की खेती को पारंपरिक खेती के साथ साथ जोड़कर हमारे देश की कृषि में बदलाव लाया गया है। 2022 तक जो आय दुगनी करने का लक्ष्य था, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे एरियाज़ हैं जहां पर काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट का असेस, मार्केट तक पहुंच, सरकार की सहायता को बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के जो आय है, जो कीमतें हैं, उनमें उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना। तो इन सब चीज़ों पर भी काम किए जाने की आवश्यकता है और किसानों की आय को स्थिर किए जाने के प्रयास में भारत सरकार द्वारा कुछ बागवानी उत्पादों को MSP के अंतर्गत शामिल करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके से किसानों के लिए, उत्पादन के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आपका बहुत अच्छा बागवानी मिशन का प्लान है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकार की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए। देखिए अब इसमें एग्रीकल्चरल जो भी रेवोल्यूशंस हुए हैं, जो भी क्रांतियां हुई हैं, उसकी बात की जा रही है। तो अब आपको बताना है कि कौन कौन सी क्रांतियां हुई। इसके साथ साथ इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता की है। तो प्रश्न के दो पक्ष हैं। देखिए कृषि से रिलेटेड बहुत सारी क्रांतियां आपने पढ़ी हैं, प्रीलिम्स की तैयारी में भी पढ़ी होंगी। अब आपको उन्हीं क्रांतियों के बारे में यहाँ पर बात करनी है। इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि इन क्रांतियों के प्रभाव
दो पहलुओं पर, पहला कि गरीबी उन्मूलन में क्या भूमिका निभाई और दूसरी चीज खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका निभाई। इन दो पहलुओं पर आपको इन्हें बताना है। तो प्रश्न के दोनों भागों को समझ लिया है अब आपने। तो सबसे पहले आप बेसिकली इंट्रोडक्शन दीजिए और इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि कृषि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और सरकार ने किस तरीके से रणनीति अपनाते हुए किसानी और उत्पादन के, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही तीव्र और बहुत ज़्यादा उत्पादकता हासिल की है। ठीक है, उसके बाद आप क्रांतियों की चर्चा कीजिए। देखिए, क्रांतियां बहुत सारी हैं, तो आप सारी क्रांतियों पर लंबी चर्चा तो नहीं कर सकते, तो 3-4 क्रांतियों पर विस्तृत चर्चा करके अन्य क्रांतियों के नाम डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका ये एक पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रश्न का दूसरा पक्ष भी लेना है। और तीसरी बात महत्वपूर्ण क्या है कि ये प्रश्न केवल 150 शब्दों का है, तो इसको बहुत लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपली एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि भारत जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। अधिकांश लोग आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा समर्थित विभिन्न क्रांतियों द्वारा कृषि का विकास सुनिश्चित किया गया है। अब बताइए विभिन्न क्रांतियों के बारे में, जैसे कि आप हरित क्रांति के बारे में बता सकते हैं। 1960s के दशक में ये आई और इससे मुख्यतः गेहूं और धान की फसलों में बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ, प्लस हमने खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त की, है ना, खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त की। इसके साथ साथ हम जो सेल्फ सफिशिएंसी के साथ साथ एक्सपोर्ट करने के लायक भी बने। तो आप बता सकते हैं कि ये हरित क्रांति एक बहुत बड़ा कदम था, जिसके बाद हम लोगों ने खाद्य आत्मनिर्भरता को भी प्राप्त किया। ठीक है, दूसरी श्वेत क्रांति, जिसको आप दुग्ध उत्पादन से जोड़कर देखते हैं, ये 1970s के दशक में आती है। ठीक है ना, दुग्ध क्षेत्र में हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक और कंज्यूमर भी बन गए। ठीक है, और दूध की उपलब्धता भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। तो इससे जो हमारी दूध की क्षेत्र है, जो पशुपालन का क्षेत्र है, उसको भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का मौका मिला। इसके बाद मत्स्य उत्पादन के लिए आप नीली क्रांति पर चर्चा कर सकते हैं। फिशरीज़ के मामले में भी हम सेकंड नंबर पर हैं दुनिया में। तो ये फिशरीज़ का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी आय का स्रोत भी है। तो इस प्रकार हमने इस क्रांति से प्राप्त किया। इसके साथ साथ आप अन्य क्रांतियों का नाम दे दीजिए, जैसे पीली क्रांति जो तिलहन उत्पादन से है, स्वर्ण रेशा क्रांति जो जूट है, स्वर्ण क्रांति बागवानी, रजत रेशा क्रांति कपास और लाल क्रांति मांस उत्पादन से सम्मिलित है। और ये सारी मिल करके भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने अपने क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाती हैं। इसके बाद आप बताइए कि गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में इन क्रांतियों ने किस प्रकार का भूमिका निभाई है, क्या महत्व रहा है इनका। ठीक है, तो देखिए, कृषि में इन नवाचारों ने किसानों के साथ क्या किया, ग्रामीण आय के नए अवसर पैदा किए हैं, लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है तथा उपभोक्ता कीमतें भी कम की हैं। यानी कि इसका फायदा केवल और केवल खेत में काम करने वालों को नहीं मिला है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी मिला है। जब हमारे यहाँ फसल का उत्पादन ज़्यादा है तो एक वाजिब कीमत पर उपभोक्ता को भी तो गेहूं, चावल, दाल, अनाज सब मिल रहा है ना। और इसके साथ साथ हरित क्रांति की मदद से आप बता सकते हैं खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर बन गए। ठीक है, और भारी मात्रा में हमने खाद्यान्न का उत्पादन किया। साथ ही भारत PL 480 समझौते से बाहर आ सका, जिसके तहत भारत अमेरिका से खाद्यान्न आयात कर रहा था। डेयरी क्षेत्र में श्वेत क्रांति ने आई, जिसने सहकारी समितियों का उपयोग किया। इस मॉडल से किसानों को सामूहिक रूप से दूध का उत्पादन बढ़ाया और भारत दुनिया का शुद्ध दूध निर्यातक देश भी बन गया। ठीक है, इसके साथ साथ इस क्षेत्र से पोषण सुरक्षा, चूंकि आपको दूध का उत्पादन है तो पोषण सुरक्षा प्राप्त हुई। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और किसानों की इसने पूरक आय भी बढ़ाई है और लोगों को खाद्य और पोषण सुरक्षा भी दी है। इसके साथ साथ नीली क्रांति के बारे में बात कर सकते हैं कि इस क्रांति का फायदा मछुआरा समुदाय को बहुत तेजी से मिला है। इन्हें भोजन के साथ साथ पोषण की सुरक्षा और आय की सुरक्षा, तीनों चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा इन क्रांतियों ने महिलाओं को आय और रोजगार उपलब्ध कराया है, जिससे महिला सशक्तिकरण हुआ है और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर आने में मदद की है। तो इस प्रकार आप
इन क्रांतियों का महत्व विभिन्न पहलुओं पर बता सकते हैं, खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन पर। अब इसके बाद आप एक निष्कर्ष दे दीजिए और निष्कर्ष में आप बता दीजिए कि जिस प्रकार से ये क्रांतियां लाई गई, इससे हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा बढ़ी है, लेकिन अगर हमारे यहाँ जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा है, तो ये लंबे समय तक इसको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगी। इसीलिए हमें अब कृषि क्षेत्र में एक सामूहिक और बड़े पैमाने पर सदाबहार क्रांति की आवश्यकता है, जिसको फुलफ़िल किया जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिससे कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, लो कॉस्ट एग्रीकल्चर हो, किसानों की आय बढ़े, भूमि और मृदा की जो उत्पादकता है वो बनी रहे, और हम जैविक कृषि की ओर भी अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो इस तरीके से आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है, सर्वांगीण विकास पर ध्यान देते हुए सदाबहार क्रांति की तरफ आप आगे अपना एक फ्यूचरिस्टिक निर्णय दे सकते हैं, निष्कर्ष दे सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई की अल्प स्वीकार्यता के कारण क्या है, क्या कारण है, और खाद्य प्रसंस्करण इकाई गरीब किसानों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायक होगी। ठीक है, ये प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है, छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उसकी स्वीकार्यता कम क्यों है भारत में, और इस प्रकार की जो फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स होती हैं, ये गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए किस प्रकार सहायक हो सकती हैं। ठीक है, ये प्रश्न 2017 में आया है और 150 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो आप सिंपली सबसे पहले ये बताइए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्या भूमिका है कृषि में, इंट्रोडक्शन में। ठीक है, और उसका महत्व बताते हुए फिर आप प्रश्न के मुख्य भाग में आइए और पहले बताइए कि क्यों ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, क्यों इतनी ज़्यादा स्वीकार्य लोगों ने नहीं करी। दूसरी पहलू में, उत्तर के मुख्य भाग के दूसरे पक्ष में आप ये बताइए कि किस प्रकार से ये सामाजिक आर्थिक स्थिति को गरीब किसानों को बेहतर करेंगी, और उसके बाद एक निष्कर्ष दीजिए जिसमें बताइए कि भारत इतना बड़ा फल, सब्जियों और अनाज का उत्पादक होने के बावजूद भी जो सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है वो फूड प्रोसेसिंग का बेहतर ना होने के कारण होता है, और ये एक सनराइज इंडस्ट्री है, इसको हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। इस प्रकार आप कुछ देखिए, कीवर्ड्स का बड़ा रोल होता है। ठीक है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कीवर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि बात तो सब कुछ वही रहेगी, हमारे और आपके जवाब में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। बच्चा जब पढ़ रहा है और मेंस का आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है बच्चे के साथ। ठीक है, उसे बेसिक फैक्ट्स भी पता है। तो अंतर कहाँ पर आएगा? अंतर आएगा कीवर्ड्स के इस्तेमाल करने का। ठीक है, तो चाहे इंट्रोडक्शन हो, कंक्लूजन हो या मेन बॉडी हो, हर जगह आपको बेहतर कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं जो आपके सब्जेक्ट के हों। ठीक है, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे आप सनराइज इंडस्ट्री शब्द का इस्तेमाल करें, तो ये कीवर्ड्स आपको बहुत बड़ी बात बार बार कहने के बजाय छोटे से लाइन में आपकी बात को कंप्लीट कर देते हैं, और ये कीवर्ड प्रभावी भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं जैसे भारत के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है जो उभरते खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। भाई, अगर आप कृषि प्रधान हैं तो खाद्य प्रसंस्करण पे आप बेहतर काम कर ही सकते हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु ने विभिन्न प्रकार के फलों, खाद्यान्नों, सब्जियों आदि को उगाना संभव बनाया है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है। ठीक है, और जो कि एक हमारे यहाँ उभरते क्षेत्र के तौर पर है, और वर्तमान में FPI कुल सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% और कुल विनिर्माण उत्पादन का 9% योगदान कर रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में, GDP में। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन विद डेटा हो गया। अब आप बताइए कि इसके पक्ष में क्या क्या कारक हैं जो इसे बहुत बेहतर एक भविष्य की संभावना वाला क्षेत्र बनाते हैं। पहली चीज़ तो कच्चे माल की आसान उपलब्धता। भारत में, जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि पहली चीज़, बहुत विविध तरह की फसलें हैं, विविध तरीके के फल, सब्जियां, अनाज, दालें, तेल, हर चीज़ें हैं आपके पास। तो और ये बड़े पैमाने पर हो रही हैं, तो आपके पास जो कच्चा माल है
वो उपलब्ध है, सब्जियां हैं, बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं। दूसरी चीज़, हाल की अनुकूल नीतियां, सरकार ने भी इसके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी नीतिगत और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है, तो ये सरकार की तरफ से भी प्रमोटेड है। और इसके साथ साथ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बड़े निर्यात की संभावना, जब आप फूड प्रोसेसिंग करते हैं तो इसका ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ा है। साथ ही साथ अगर लोगों के खाने पीने का पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पर भी अब प्रोसेस्ड फूड की ज़्यादा लोगों की डिमांड है। ठीक है, जो मध्यम आय वर्ग है, उच्च मध्यम आय वर्ग है, ये फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा मार्केट है। तो अगर आप देखेंगे तो निर्यात की भी संभावना है, साथ ही साथ कंजम्पशन और उसके बिक्री की भी बड़े पैमाने पर संभावना है। आप ये भी बता सकते हैं कि एक कम लागत वाला कार्यबल भी हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पास लेबर सस्ता है, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाते हैं तो आपको बहुत सस्ता लेबर मिल जाता है। ठीक है, तो लेकिन अभी यह उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में तथा एफसीआई क्षेत्र को छोटी इकाइयों की खराब स्वीकृति के कारण इसमें जबरदस्त विकास की संभावनाएं हैं। ठीक है, अब इसकी खराब स्वीकार्यता के कारण बताइए क्यों इतना ज़्यादा ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो पहली चीज़ है कि हमारे यहाँ बुनियादी ढांचा, इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, जो प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं वो बुनियादी ढांचे के समर्थन से ही चलती हैं, और बुनियादी ढांचे में क्या क्या आएगा, जैसे ग्रेडिंग, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला। इसमें हमें बिल्कुल ग्लोबल स्टैंडर्ड पर निवेश चाहिए, और इस तरीके का निवेश करना छोटी इकाइयों के लिए तो संभव नहीं है, और ये सुविधाएं हमें सामान्य रूप से मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में इन सुविधाओं की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण लोग उतनी रुचि नहीं ले रहे हैं। दूसरा, जनशक्ति। हमारे यहाँ जो लेबर है वो सस्ता ज़रूर है, लेकिन कौशल की कमी है, उसके पास स्किल की कमी है। ठीक है, तो अब इस क्षेत्र में चूँकि कौशल युक्त हमारे पास मैन पावर नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में जो नए आ रहे हैं बड़े मार्केट के प्लेयर्स, वो प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं जिसका सामना छोटी इकाइयां नहीं कर पाती। ठीक है, अब पेप्सिको अगर फूड प्रोसेसिंग करके चिप्स बना ले रही है, उस लेवल पे जाने के लिए हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो छोटी इकाइयां उस तरीके से मार्केट को नहीं डील कर पाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मौसमी और नासवान है। अधिकांश कृषि उत्पाद जैसे कि फल, सब्जियां, मत्स्य पालन आदि बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार उद्यमियों के लिए वस्तुओं की बर्बादी की संभावना बढ़ जाती है। कच्चे मूल की आपूर्ति भी मौसमी है, क्योंकि उनके पास जो उत्पादक हैं उनके पास भी कोल्ड स्टोरेज इत्यादि की उतनी सुविधा नहीं है। तो एक समय पर ही आपको लेना है और उसके बाद उसको पूरा प्रोसेस करना है बहुत लंबे समय तक, तो उसके खराब होने की संभावना भी ज़्यादा होती है, वेस्टेज ज़्यादा होता है। अगली चीज़, इस क्षेत्र में ऋण की जो सुविधाएं हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो सुविधाजनक आसान ऋण प्राप्त होना भी इस क्षेत्र की समस्या है। प्रतिस्पर्धा का मैंने अभी आपको बताया ही। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो अफोर्डेबल नहीं है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस क्षेत्र में अभी उतना ज़्यादा हुआ नहीं है। तो टेक्नोलॉजी भी इसकी बहुत कॉस्टली है, और जिस वजह से लोग इसमें रुचि नहीं दिखाते हैं। तो ये विभिन्न पक्ष हैं, आप इनमें से कई सारे पक्षों पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की बात कर रहे हैं, तो अगर ये विकसित हो जाएं, छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर हम डेवलप कर सकें, तो मतलब कई सारे फ़ायदे होंगे। जैसे कि आप बता सकते हैं कि किसानों की आय में सुधार होगा। अगर उनके पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट है तो निश्चित तौर पर वे प्रोसेस्ड फूड को ज़्यादा कॉस्ट पर, ज़्यादा प्राइस पर बेच सकते हैं, और इनके लिए जो उत्पादन है वो भी अच्छा होगा, है ना, और वेस्टेज कम होगा। साथ ही साथ निर्यात में भी बड़ी संभावनाएं हैं, तो निर्यात में भी वृद्धि होगी। आप कृषि क्षेत्र में अपना काम करते करते खुद रोजगार भी उपलब्ध करा सकते हैं। और अगर आप बहुत बड़े पैमाने पर मिल करके सहकारी मॉडल पर जाते हैं तो आप सहकारी खेती करके उसकी फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जो किसानों के लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है। इसके साथ साथ हम पीएम संपदा योजना की बात करेंगे। जैसे किसान संपदा योजना, जो कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास के लिए योजना है, छोटे प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के नज़रिए से उठाया गया एक सही कदम है। यह एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा, जिसमें एमएसएमई और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित
किया जाएगा। तो आप देखिए इस तरीके से सरकार की योजना पर भी आप एक चर्चा कर लीजिए। पीएम संपदा योजना के बारे में बता दीजिए कि सरकार ने इसके लिए ये कदम उठाया हुआ है। अब आपका पूरा उत्तर कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ आप एक निष्कर्ष दे सकते हैं और निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि किसानों की आय को दुगनी करने के लिए सरकार को छोटी प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण पर, विकास पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार कृषि उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। गांवों में आकांक्षी उद्यमियों के साथ साथ छोटी प्रसंस्करण इकाइयों को जोड़ने से गरीबी उन्मूलन, युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान को बढ़ाने जैसे कई उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए खाद्य प्रसंस्करण की इकाई उद्योग की क्षमता और इसके दायरे का उपयोग करने की अत्यधिक आवश्यकता है। तो इस प्रकार आप पूरे प्रश्न में एक संतुलित सा निष्कर्ष दे देंगे और आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो सस्यन तंत्र यानी कि कृषि प्रक्रिया तंत्र पर है, उत्पादन के तंत्र पर है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि प्रश्न ये है कि सस्यन तंत्र में धान और गेहूं की गिरती हुई उपज के लिए क्या क्या मुख्य कारण हैं? तंत्र में फसलों के उपज के स्थिरीकरण में शस्य विविधीकरण किस प्रकार मददगार हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये बताना है, इसमें ये बताना है कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो क्रॉप साइकिल है, जो क्रॉप मेथडोलॉजी है, उसमें गेहूं और चावल में गिरावट क्यों आ रही है उत्पादन में। और उसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो उपज का स्थिरीकरण है, इसमें जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, क्रॉप वैविधीकरण है, वो किस प्रकार से मदद कर सकता है जिससे फसलों के उत्पादन में स्थिरीकरण और वृद्धि प्राप्त की जा सके। तो प्रश्न के दोनों भागों में पहला भाग आपको यही क्लियर करना है कि क्यों गिरावट आ रही है उत्पादन में, और दूसरे भाग में आपको बताना है कि कैसे हम फसल विविधीकरण द्वारा इस गिरावट को कम कर सकते हैं और किसानों को लाभप्रद स्थिति में पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, जैसा कि आपको हर प्रश्न में देना होता है, और आप बताइए कि इस प्रश्न में आप बताइए कि किस तरीके से हम गेहूं चावल का बढ़िया उत्पादन करते हैं, लेकिन इसकी समस्याएं भी हैं जिसके कारण हमें अपने आप को एक वैकल्पिक मार्ग पर ले जाना चाहिए जहां पर हम फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करें। इसके बाद आप मेन बॉडी में आ जाइए। मेन बॉडी में आप बताइए कि क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं इस गेहूं और धान की फसलों के गिरावट के और इसके बाद मेन बॉडी के ही दूसरे पार्ट में आप बताइए कि फसल विविधीकरण किस प्रकार इसमें मदद कर सकता है हमें स्थिरीकरण प्राप्त करने में। और उसके बाद आप एक निष्कर्ष दीजिए और निष्कर्ष में आप ये बताइए कि फसल विविधीकरण के किस प्रकार से हमने लाभ प्राप्त किए हैं और उससे जो विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त हुए हैं किस प्रकार से किसानों की आय को संतुलित करने और उपज को व्यवस्थित करने और उपज के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिली है। ठीक है, आप इसमें कृषि से संबंधित लक्ष्य को भी एक लाइन में दे सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष में। तो इस प्रकार आपका एक बढ़िया फ्रेमिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए और इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि गेहूं और चावल जैसी प्रमुख फसलों पर आधारित भारत की कृषि के परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव देखा जा रहा है। विश्व स्तर पर देश गेहूं और चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद विशेष रूप से उत्तर पश्चिम में भारत में इसकी पैदावार में लगातार गिरावट देखी गई है और इसी को प्रश्न में पूछा गया है। तो अब आप इसकी मेन बॉडी में आ जाइए और बताइए कि इसमें गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं। तो पहला बड़ा कारण ये है कि जब आप गेहूं और धान की फसलें लगातार भूमि पर लगाते रहते हैं, इस पर हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, तो क्या होता है कि जो भूमि की उत्पादकता है वो कम हो जाती है क्योंकि आप केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हो, पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हो, तो फसल की उत्पादकता कम हो जाती है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि मृदा उत्पादकता में गिरावट आई है, जैसे कि पंजाब जो कि भारत का अन्न भंडार कहा जाता है में अत्यधिक खेती और परती भूमि की अनुपस्थिति के कारण मृदा की उत्पादकता में, उर्वरकता में गिरावट देखी गई है। दूसरा, गिरावट का दूसरा बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। जैसा कि जलवायु परिवर्तन पर हम लोगों ने 2-3 बार इस पर चर्चा की, क्योंकि प्रश्न में कई सारे अंग हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आप इतने डिस्कशन के बाद इतना तो समझ गए होंगे। तो अगर आप कुछ, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है, कुछ चीज़ों को अपने नोटबुक में अलग से क्लब इन कर लीजिए।
जहाँ पर भी उसकी आवश्यकता उठा के पेस्ट कर दीजिए। सिंपल है, ठीक है ना। ये इससे आपका बहुत समय बचता है और बहुत ऊर्जा भी बचती है, क्योंकि आपको बार बार उससे सोचना नहीं है। तो कृषि पर जलवायु परिवर्तन आप देखेंगे मॉडर्न ट्रेंड में बहुत बार बहुत तरीके से पूछा जा रहा है। तो आप जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बता दीजिए, उसमें उदाहरण भी दे दीजिए कि जैसे हरियाणा में गेहूं उत्पादन 2020 में झटका लगा, जब असामयिक बारिश के साथ साथ बढ़े हुए तापमान ने फसल की परिपक्वता को प्रभावित किया। ठीक है, तो आप सीधा इसका उदाहरण देख सकते हैं। फसलों पर ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ी से बरसात हो रही है, तो फसल चक्र पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक अध्ययन में पाया कि जब तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है तो गेहूं की पैदावार में 4 से 5% की कमी आ जाती है। ठीक है, तो बढ़ता हुआ तापमान आपकी फसल की उत्पादकता को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा है। इसके बाद आप बता सकते हो अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां भी जो पैदावार में गिरावट का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम साइंटिफिकली इस चीज़ों को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सिर्फ पारंपरिक रूप से जो भी खाद डाल रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, उन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादातर। तो अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियाँ, इसके लिए आप उदाहरण दे सकते हो। आंध्र प्रदेश के चावल के खेतों में अत्यधिक सिंचाई के कारण क्षारीय मिट्टी जैसी स्थिति निर्मित हो गई है, जो कम उत्पादक होती है। ठीक है, तो मैंने बताया ना, आप केवल पारंपरिक रूप से हमें खेत में पानी लगाना है तो हमने लगा दिया। आप ज़मीन को उसकी ज़रूरत है या नहीं है, धान को उसकी ज़रूरत है या नहीं है, या कितना पानी और मिट्टी वेस्ट हो जा रही है, ये आप नहीं ध्यान दे रहे हो। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार भारत प्रति हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर वैश्विक औसत से 2.2 गुना अधिक उर्वरक का इस्तेमाल करता है। तो अब आप बताइए, जब आप इतना केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो भूमि तो धीरे धीरे बंजर हो ही जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसका समाधान देखना चाहें और समाधान के रूप में फसल विविधीकरण का इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले फसल विविधीकरण से क्या होगा कि पोषक तत्वों का प्रबंधन हो जाएगा, मृदा की गुणवत्ता बची रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप मानिए कि धान के बाद अगर आप दालें बो देते हैं, ठीक है, फसल चक्र में धान बोने के बाद आप दालें बो देते हैं, तो जो दालें हैं वो क्या करती हैं, जो एनवायरनमेंट का नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करके मिट्टी में लाती हैं। तो मिट्टी में नाइट्रोजन वाली खाद की आपको आवश्यकता कम पड़ेगी और मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त हो जाएगा। तो फसल चक्र में जब आप मिट्टी का भी ध्यान रखेंगे तभी तो उत्पादकता स्थायी तौर पर आगे बढ़ सकेगी। ठीक है, तो अब आप देखिए, जैसे FAO क्या कहता है कि फसल चक्र में मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा 25% तक बढ़ जाती है। ठीक है, बस केवल आपको फसल चक्र में अपने उन चीज़ों को शामिल करना है जो मृदा के पोषक तत्वों को मेंटेन करती हो। ठीक है, इसके साथ साथ जल संसाधनों का संरक्षण होगा। जब आप फसल विविधीकरण करेंगे, आप अपनी ज़्यादा पानी कंज्यूम करने वाली फसल के साथ साथ कम पानी का कंजम्पशन करने वाली फसलें भी लगाइए। तो जाहिर सी बात यह है कि जल संसाधन भी बचेंगे और आपकी उत्पादकता भी बनी रहेगी। जैसे कि कम पानी वाली फसलों में विविधता लाने से जल स्तर में वृद्धि हो सकती है। जैसे अर्धशुष्क क्षेत्रों में बाजरा की खेती करने से धान की तुलना में पानी का उपयोग 60% तक कम हो सकता है। ठीक है, तो सोचिए, अगर आप धान बार बार लगा रहे हो, इसके बजाय अगर आप बाजरा भी बीच में लगाएंगे तो क्या होगा, 60% तक वाटर का कंजम्पशन कम होगा। और इसके साथ साथ बाजरा को लगभग 250 से 350 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि चावल को 1250 से 5000 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो आप देखिए, जल संरक्षण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, उन्नत कीट और रोग प्रबंधन हो सकेगा। जैसे कि गेहूं धान के चक्र में अगर आप सरसों को शामिल कर लेते हैं तो गेहूं और धान में लगने वाले आम कीटों को रोका जा सकता है। ठीक है, फसलों में विविधता लाने से कीट संबंधी नुकसान 40% तक कम किया जा सकता है, ऐसा अध्ययन की रिपोर्ट में आया है। तो आप अगर फसल विविधीकरण करते हो तो मृदा, पर्यावरण, जल संसाधन, है ना, कीट प्रबंधन, उर्वरकता, अनेक पहलुओं पर आप एक साथ काम करते हो। तो ये एक महत्वपूर्ण रूप से वैकल्पिक विधि है जो आपको अपनानी ही चाहिए। इसके बाद आप एक निष्कर्ष दे दीजिए और बताइए कि जो भारत में कृषि की स्थिति है ना, उसमें बेहतरी करने के लिए, उसमें और अच्छा करने के लिए हमें ज़रूरत है कि जो हम फसल विविधता लाएं, और विशेष तौर पर चूंकि गेहूं और धान की फसलों में लगातार कमी आ रही है, गिरावट उत्पादकता में देखी जा रही है, तो फसल विविधीकरण की ओर बढ़ के हम किसान की आय भी बचा कर रखेंगे, मिट्टी और पर्यावरण को भी बचा के रखेंगे, जल संसाधन भी बचा कर रखेंगे और पारिस्थितिकी संतुलन भी बना रहेगा। तो इस प्रकार से आप एक जो निष्कर्ष दीजिए वो बैलेंस्ड दीजिए, संतुलित दीजिए।
अब बताइए, भारत में कृषि लचीलापन उसकी अनुकूलनशीलता पर निर्भर है। हालांकि चावल और गेहूं प्रमुख फसलें हैं, किंतु गिरती पैदावार के कारण हमारी कृषि पद्धतियों की फिर से जांच की आवश्यकता है। मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण, कीट प्रबंधन को संबोधित करते हुए फसल विविधीकरण एक समग्र समाधान के रूप में उभर सकता है। इन बदलावों को अपनाने से राष्ट्र के लिए खाद्य की निरंतर पैदावार, पारिस्थितिकी संतुलन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। तो इस प्रकार से आप अपने निष्कर्ष को दे दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न हम जो ले रहे हैं कृषि पर, वो है सब्सिडी पर। ये आया था वर्ष 2017 में। ये 2017 का आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न ये है कि सब्सिडी किसानों के फसल पैटर्न, फसल विविधता और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है। दूसरी बात, लघु और सीमांत किसानों के लिए फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व है। तो देखिए, इस प्रश्न में कई सारे पक्षों को लिया गया है और प्रश्न आपको 250 शब्दों में लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि जो सब्सिडी है, जो सरकार सब्सिडी दे रही है, उसका फसल पैटर्न पर, क्रॉप डाइवर्सिटी यानी फसल विविधता पर और अर्थव्यवस्था पर कैसे असर पड़ता है। तो 3 पहलुओं में आपको सब्सिडी पर बात करनी है। इसके बाद आपको बताना है कि फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण का फायदा लघु और सीमांत किसानों को कैसे मिलता है। ठीक है। तो अब आप अपने इंट्रोडक्शन में बेसिकली इन दोनों पहलुओं पर एक एक लाइन लिख दीजिए, 2-2 लाइन लिख दीजिए, तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है। मेन बॉडी में आप प्रश्न को 2 भागों में बांट लीजिए। पहले भाग में फसल पैटर्न, फसल विविधता और अर्थव्यवस्था को सब्सिडी कैसे प्रभावित करती है, उस पर चर्चा कर लीजिए। और दूसरे भाग में जो फसल बीमा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है और खाद्य प्रसंस्करण, इनका महत्व लघु और सीमांत किसानों के लिए बता दीजिए। ठीक है। आप इनको अलग अलग पॉइंट्स में फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद आप एक निष्कर्ष दीजिए और बताइए कि सब्सिडी की आवश्यकता है और किसानों को समृद्ध बनाने के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की भी ये आवश्यकता है कि किसान समृद्ध रहें, स्थिर आय पाएं और सरकार की ओर से उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने उत्पादन को बढ़ाते चलें। इसके लिए सब्सिडी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जब हम फसल बीमा देते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे जो आय सुनिश्चितता के प्रयास करते हैं, और जब हम खाद्य प्रसंस्करण पर बल देते हैं, तो ये लघु और मध्यम किसानों को लिए एक आशा की किरण के तौर पर आता है और उनकी आय को सुनिश्चित करने का काम करता है। इस प्रकार से आप इसको निष्कर्ष दे दीजिए। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो इसका एक छोटा सा वो लेते हैं फ्रेमिंग, और उसको फ्रेम करके फिर हम लोग इस प्रश्न को समझते हैं। तो देखिए, आप जो कृषि सब्सिडी है, भारत सरकार द्वारा किसानों को उनकी आय के पूरक के तौर पर दी जाने वाली एक प्रोत्साहन राशि है ताकि कृषि वस्तुओं की आपूर्ति बनी रहे। भारत में सब्सिडी में किसमें कौन कौन से क्षेत्रों में दी जाएगी? उर्वरक, सिंचाई, उपकरण, ऋण, बीज, निर्यात आदि क्षेत्रों में सब्सिडी भारत सरकार देती है कृषकों के लिए। अब बताइए, सब्सिडी के कई तरीकों से किसानों के फसल पैटर्न, फसल विविधता और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है। तो सबसे पहले फसल पैटर्न की बात करिए। फसल पैटर्न में क्या है कि सब्सिडी सीधे तौर पर किसी क्षेत्र के फसल पैटर्न के लिए जिम्मेदार होती है। आप जिस क्षेत्र में सब्सिडी पाएंगे, जिस चीज़ पर सब्सिडी पाएंगे, उसको ज़्यादा बेहतर काम करने के, उसी क्षेत्र में आप ज़्यादा बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो अगर सरकार किसी पर्टिकुलर पैटर्न को बढ़ाना चाहती है तो उसे सब्सिडाइज कर देती है। ठीक है। तो अब क्या है कि जो बेहतर और आकर्षक, अधिक आकर्षक सब्सिडी पाने वाली फसलों को हमेशा उगाने के लिए चुना जाएगा, निश्चित सी बात है। और सब्सिडी जितनी बड़ी होगी, उस क्षेत्र में विशेष फसल का उत्पादन भी उतना ज़्यादा होगा, उसे ज़्यादा क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि सस्ती बिजली और सिंचाई सब्सिडी ने पंजाब में किसानों को चावल जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलों की ओर प्रेरित किया। ठीक है। इसके साथ साथ फसल विविधता पर सब्सिडी कैसे काम करती है? तो किसान ऐसी फसल उगाने के लिए ज़्यादा आकर्षित होता है जिसके लिए सब्सिडी उसे मिल रही होती है। ठीक है। तो अगर सरकार अभी जैसे आप देखें श्री अन्न को बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए सब्सिडीज बढ़ा देगी, तो किसान अपने में फसल विविधता लाएगा और मोटे अनाजों का जो श्री अन्न है उसका उत्पादन भी
करेगा। सरकार इसको प्रोत्साहित करती है। ठीक है, जैसे सरकारों ने फसल विविधता बढ़ाने के लिए धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के लिए भी सब्सिडी की घोषणा करना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने आपको श्री अन्न का एग्जाम्पल दिया, आप भी वो एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पुराना है, लेकिन आप अगर आता है इस तरीके का प्रश्न तो इसमें थोड़े करंट वाले आपको एग्जाम्पल्स तो डालने पड़ेंगे। आते हैं इसके बाद अर्थव्यवस्था किसानों की कैसे प्रभावित होती है। तो जब सब्सिडी मिलती है तो फसलों के लिए एक गारंटी युक्त आय हो जाती है ना। बाजार पर उनकी निर्भरता कम होती है, उनके पास जो रिसोर्सेज है उतने रिसोर्सेज में वे काम कर पाते हैं, तो उन्हें संसाधनों की समस्या नहीं रह जाती है। ये एक तरीके से किसानों को सुरक्षा कवच मिलता है, जिससे वे कठिन बाजार स्थितियों में भी खेती जारी रख सकते हैं। दूसरी ओर इसका एक दूसरा पहलू भी है कि सब्सिडी से सरकार की सहायता पर निर्भरता पैदा हो जाती है किसानों के बीच में, है ना। और कृषि क्षेत्र में कॉम्पिटिटिवनेस और एफिशिएंसी दोनों कम होती, अकुशलता पैदा होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सरकार मतलब इसका एक नेगेटिव पहलू जो हम एक लाइन में कह सकते हैं वो यही है कि इसे सरकारी सहायता पर निर्भरता पैदा होती है, जिसमें कृषि क्षेत्र में अकुशलता आती है और किसानों को बाजार संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता सीमित होती है। ठीक है, तो ये इसकी एक कमी है जो आप बता सकते हैं। चलिए अब हम लघु और छोटे और सीमांत किसानों पर इसका क्या असर पड़ता है। अब तीनों पहलुओं पर कहा गया था, फसल बीमा, न्यूनतम विक्रय मूल्य, MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण, ये छोटे किसानों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। देखिए, इनके जो भी महत्व आपको पता है वे सभी किसानों के लिए लगभग एक समान है, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों के नज़रिए से पूछा गया तो आप अपनी लाइन की फ्रेमिंग में इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका टारगेट यही होना चाहिए। ठीक है, जैसे फसल बीमा का जो लाभ है, तो फसल की अनिश्चितता, पैदावार की अनिश्चितता और किसी भी तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन या किसी भी बुरी परिस्थिति के कारण फसल के नुकसान पर व्यक्ति को बीमा कवर मिल जाता है, जिससे किसान सुनिश्चित रहता है अपने उत्पादन और विक्रय को लेकर के। ये बड़े किसानों पर भी लागू होता है, लेकिन चूंकि छोटे किसान और सीमांत किसान जो हैं, जिनकी आय बहुत कम होती है और इन्हें जब इस तरीके का समर्थन मिलता है, इन्हें इस तरीके का इंश्योरेंस मिलता है, जब अपनी क्रॉप को इंश्योर करा सकते हैं बहुत कम दाम में, तो इनके लिए एक सुनिश्चित हो जाता है कि हमारी कोई नुकसान नहीं होगा, हम अपना माल बेच पाएंगे, अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच पाएंगे। इससे इनकी अगर फसल का लॉस हुआ तो कम से कम उन्हें बीमित राशि तो आराम से मिल जाती है। उनका जीवन यापन का जो संकट हर फसल फेल्योर के साथ आता है वो नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा न्यूनतम विक्रय मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने से सीमांत और छोटे किसानों को क्या लाभ होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हो जाने से छोटे और सीमांत किसान भी आय के प्रति जो सुनिश्चितता है वो प्राप्त कर लेते हैं। उनको अपनी फसल की, अपनी पैदावार की न्यूनतम मिलने वाली कीमत तो आइडिया लग जाता है कि इसके आसपास तो हम कीमत ले ही लेंगे, और ये अगर इससे नीचे जाती है तो हम इसको सरकार को बेच देंगे। तो इससे उनकी आय सुनिश्चितता बढ़ती है, उत्पादन में प्रोत्साहन प्राप्त होता है, और वो जो अनिश्चितता रहती है कि हमारा प्रोडक्ट कितना बिकेगा, नहीं बिकेगा या ख़राब हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम गवर्नमेंट को बेच सकते हैं इस दाम पर। और खाद्य प्रसंस्करण, अगर फूड प्रोसेसिंग करने लगे तो इन किसानों का, जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, उनका फूड वेस्टेज तो कम होगा ही होगा। देखिए, प्रसंस्करण के दो फायदे होंगे। ठीक है, पहली चीज ये है कि जो वेस्टेज हो रहा है, जो बर्बादी हो रही है ना, वो कम होगी। और इसके साथ साथ क्या है, जो वैल्यू एडिशन है, जो मूल्य संवर्धन है, वो भी आपके उत्पाद का होता है, वैल्यू एडिशन होता है। अगर आप उसमें प्रसंस्करण कर देते हैं तो आपको अच्छे दाम भी मिलेंगे, और आपका जो प्रोडक्ट खराब हो जा रहा था वो भी खराब नहीं होता है। तो अब आपके पास प्रोडक्ट नहीं खराब हुआ तो ज़्यादा है, और आपने उसमें मूल्य संवर्धन कर दिया, यानी कि जितना मार्केट में आपको मिलता उससे कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न अब मिलेगा, क्योंकि आपने फूड प्रोसेसिंग करी है उसमें। तो ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो छोटे और सीमांत किसानों के लिए इन तीनों एरिया पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप एक निष्कर्ष दीजिए और बताइए कि जो सब्सिडी है, जो फसल बीमा है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो खाद्य प्रसंस्करण है, ये सब मिल करके
छोटे और सीमांत किसानों की आय दुगनी करने, उनकी आय स्थिर करने, उनके जीवन यापन को सरल करने और बेहतर करने में बहुत मददगार होगी। लेकिन इनको एक समग्र और एकीकृत रूप से लागू किया जाना चाहिए, जिससे इसका लाभ अधिकतम किसानों तक, अधिकतम छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंच सके। तो आप बता दीजिए कि ये सारे जो प्रयास हैं, ये सारे खाद्य प्रसंस्करण, ये सब अलग अलग तरीकों से छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि इन नीतियों को सावधानीपूर्वक डिज़ाइन और लागू करना महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करें और इसके अनपेक्षित परिणाम ना हो। तो इस तरीके से आप अपने प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हैं। तो आज आपने देखा, हमने कृषि क्षेत्र के 6 अन्य प्रश्नों को भी डिस्कस कर लिया है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग आगे के प्रश्नों को लेंगे। हम टॉपिक वाइज, एक बच्चे ने यूट्यूब पर पूछा था कि सिलेबस वाइज कीजिए, तो बेटा ये सिलेबस के ही टॉपिक्स हैं। पूरे सिलेबस को अलग अलग टॉपिक्स में बांट दिया है और हर एक टॉपिक पर हम प्रश्नों को डिटेल में कवर कर रहे हैं, आपको पूरा उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, केवल फ्रेम नहीं दे रहे हैं आपको कि केवल ये फ्रेम है, ये इंट्रोडक्शन में ये बस कर दीजिए, मेन बॉडी में ये कर दीजिए, आंसर में ये कर, कंक्लूजन में ये कर दीजिए। नहीं, हम आपको पूरा स्टैंडर्ड आंसर भी दे रहे हैं साथ में, और ये 10 वर्ष के पूरे प्रश्नों को कवर किया जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इसका जो राइटिंग प्रैक्टिस है वीडियो के साथ साथ करते रहिए, तो हमारा जितना भी टॉपिक है सिलेबस का, वो सारा का सारा इसमें कवर हो जाएगा पिछले 10 वर्षों का। ठीक है, और आप जानते हैं PYQ का महत्व, और मुख्यतः मेंस की परीक्षा और प्रीलिम्स की परीक्षा में PYQ का महत्व हर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट समझता है। जो बच्चा कंपटीशन दे रहा है वो समझता है। तो इसलिए इसको लगातार करिए, और आपको पता है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 11 बजे ये वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।